कि आपको अपनी जाति विशेष के कारण खमियाजा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है एकदम, इसमें जिसमें कोई लाग लपेट की जरूरत ही नहीं। तो मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, मैं मेरे साथ भी हुआ, सभी के साथ होता है। ये कोई मेरे लिए नहीं है कि मैं ब्राह्मण वर्ग का हूँ इसलिए मेरे ना, ऐसा नहीं। बाकी जातियों कभी दूसरी सरकार बदली तो आपके एक वर्ग विशेष के लोग सब ऊपर बैठ गए, बाकी लोग नीचे चले गए। एक सरकार के साथ जिन्होंने काम किया है उन्हें नीचे डाल दिया जाता था, बाकी लोग ऊपर चले जाते थे। तो ये तो यही तो मैंने आपसे पहले कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो आपको या तो साइड लाइन रखा गया या तो आपके खिलाफ जांचें खोज करके निकाली गई। ये तो हुआ है आपके साथ। देखिए यही मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए ऐसा हुआ कि आपने जांच कराया, भाई अगर मैंने गलत कुछ नहीं किया तो आपकी जांच कराने से कुछ होगा तो है नहीं। आज का दुर्भाग्य है जो जितना बड़ा बेईमान है वो उतने ऊंचे पद पे बैठा दिया आपने। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग ट्यूब में मुद्दे पर बात कार्यक्रम में। आज बात ब्राह्मणों की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि पिछले एक पखवाड़े से लगातार ब्राह्मण नाम पर सियासत हो रही है। कभी बीजेपी के खेमे में नाराज विधायक एक साथ बैठते हैं तो कभी उनके प्रदेश अध्यक्ष, नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष उनको नोटिस थमा देते हैं। कभी उनके समर्थन में एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सामने आते हैं और वो कहते हैं कि पार्टी के अंदर पार्टी नहीं चलेगी, और फिर सोशल मीडिया पर नैरेटिव बन जाता है बीजेपी हेट्स ब्राह्मण। और फिर एक दूसरा नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है यूपी विद पंकज चौधरी। तमाम सारी कोशिशों के बीच में मान मनोबल का भी दौर चलता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इनविटेशन दिया जाता है, बाटी चोखा दावत होती है और कहा जाता है कि हम पीडीए का जो है, पी मतलब पीड़ित और पी मतलब पंडित, तो ब्राह्मणों के साथ हम जो है अपने दरवाजे खोल रहे हैं और ब्राह्मण जो है वो हमारे साथ जुड़े विधानसभा के चुनाव के लिए। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 70वां जन्मदिन था। 15 जनवरी सब जानते हैं कि उनके जन्मदिन के तौर पर बड़े व्यापक तौर पर बहुजन समाज के लोग मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 बार वो मुख्यमंत्री रही। एक बार फिर वो कोशिश कर रही है, उनकी पार्टी कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में अपनी जो ज़मीन है खोई हुई, उसको वापस पाया जाए, और उसके लिए उनको लगता है कि ब्राह्मण वोटर की ज़रूरत बेहद महत्वपूर्ण है। आज उन्होंने इस बात को लेकर के एक ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को बाटी-चोखे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सम्मान की ज़रूरत है। उनकी अगर सरकार आती है तो वो उनको एक बार फिर से मौका देंगी, वो सम्मान देंगी। क्या कुछ कहती हैं मायावती, ये भी हम आपको बताएँगे। और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व अपर कैबिनेट सचिव और सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे विजय शंकर पांडेय जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका इस चर्चा में। धन्यवाद। सर, ये जो बात आज मायावती जी ने अपने 70वें जन्मदिन पर एक बार फिर दोहराई है, ब्राह्मण वोटर को लेकर के या ब्राह्मण लीडरशिप को लेकर के, उनका प्रेम कोई नया तो अब नहीं रहा, क्योंकि 2007 की सत्ता हम सब ने देखी और देखा कि किस तरीके से बीएसपी, खासतौर पर जिस पार्टी से उम्मीद भी नहीं करते थे एक दौर में लोग, और एक बार फिर जब आज वो कह रही हैं कि ब्राह्मण को बाटी चोखे की दावत की जरूरत नहीं है, दरअसल सम्मान की जरूरत है, और वो अपने दरवाजे खोल रही हैं कि ब्राह्मण उनके साथ आए, उनके साथ जुड़े, उनको पूरी तरीके से सम्मान देने की कोशिश करेंगी। तो ये क्या ब्राह्मण नैरेटिव है उत्तर प्रदेश की सियासत में, जो हर कोई अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है? देखिए विद्यार्थी जी, राजनीति ऐसी चीज का है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आपके समर्थन में आए, जितने ज्यादा से ज्यादा वर्ग, व्यक्ति विशेष या जो भी लोग हैं वो आए, तो राजनीति तो इसी का खेल है कि आपके पीछे अगर ज्यादा लोग खड़े हैं तो आपकी सत्ता होगी, अगर आपके पीछे लोग नहीं खड़े हैं तो आपकी सत्ता नहीं होगी। तो देखिए 2000, जैसा कि आपने अपने उसमें स्टेटमेंट में कहा कि 2007 में जो बहन जी की जो सरकार बनी थी उसमें दलित वर्ग का तो पूरा योगदान था ही, क्योंकि उसकी वो एकमात्र नेता है और सबसे प्रमुख चेहरा है पूरे देश में। लेकिन उसके साथ ब्राह्मण वर्ग भी जुड़ा था, बहुत बड़ी संख्या में जुड़ा था, ये एकदम ऐतिहासिक तथ्य है। तो उन्हें ये लग रहा होगा कि जो आगामी जो चुनाव आने वाला है उसमें उन्हें अपने वर्ग, जो दलित वर्ग जिसका की समर्थन और जिसका जिसे कहते हैं उन पर पूरा विश्वास अभी भी बना हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। इसके साथ उन्हें जो है वर्गों को और लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और खासकर ऐसे वर्ग जो उनका साथ दे चुके हैं। तो उस दृष्टि से मैं मानता हूं कि ये बहन जी ने जो है ये जो स्टेटमेंट दिया जिसका कि आज आप चर्चा कर रहे हैं और आज इसमें भी जिसे कहते हैं मीडिया में भी ये काफी छाया हुआ है, तो ये उसी परिप्रेक्ष्य में उसको देखा जाना चाहिए कि उनकी जो सत्ता 2007 में बनी थी उसमें बहुत बड़ा योगदान इस वर्ग का था। और उनको ये लगता होगा कि शायद कहीं जो है ये वर्ग जो है उनसे थोड़ा दूर हुआ है, इसलिए समय आ गया है कि इस वर्ग को जोड़ा जाए। मेरा, जैसा मैं कह रहा हूँ कि
देखिए राजनीति का ये जिसे कहते हैं यही रास्ता होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वर्गों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनको जोड़िए और उनको अपने साथ लाइए, क्योंकि जब समर्थन आपके पीछे, जनता आपके पीछे खड़ी होगी, तभी आपकी कोई सुनने वाला है। तो इस दृष्टि से इसको बड़ी सामान्य सी मैं मानूंगा कि बहन जी ने जो है ये बयान दिया और कोशिश कर रही हैं कि वो ब्राह्मण वर्ग को भी अपने साथ जोड़े। पर आप तो उस दौर के साक्षी रहे हैं कि एक वो दौर था जब बीएसपी जो है वो शेड्यूल कास्ट वोटर या ओबीसी वोटर या ईबीसी वोटर्स के आगे अपर कास्ट के वोटर में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं थी, और पार्टी की आइडियोलॉजी से भी जो जुड़े हुए लोग थे वो चूंकि अपने कम्युनिटी को, अपने लोगों को जोड़ने के लिए, उनको संघर्ष में लाने के लिए वो कई सारे ऐसे नारे भी गढ़ते थे। तिलक तराजू वाला नारा भी आपने सुना होगा, जो नारे अपर कास्ट के खिलाफ होते थे। पर सडनली पॉलिटिक्स में चेंज आया, और यूपी की पॉलिटिक्स में खास तौर पर, और वही मायावती, वही बीएसपी, वही पार्टी, वही स्ट्रक्चर जो है वो ब्राह्मण को लेकर के कहने लगा कि जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। फिर कहा गया कि हाथी नहीं गणेश है। फिर ये कहा गया कि ब्राह्मण जो है वो शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। इस तरह के नारे नारे जो है उस दौर में जो है वो गढ़े गए, और फिर सत्ता में भी उसी तरीके से भागीदारी मिली। ब्राह्मण वोट बैंक इतना भी बड़ा नहीं था कि जिसको लेकर के ये कह दिया जाए कि जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री से लेकर के और तमाम ब्यूरोक्रेटिक पोर्टफोलियो हो, इसके अलावा जो अलग और भी पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल पोस्ट होती हैं, उनमें भी बड़े पैमाने पर उनको भागीदारी दी गई। और शायद यही वजह है कि मायावती बार बार इस एक्सपेरिमेंट को करने की हिम्मत भी कर पा रही हैं, और एक बार फिर वो कोशिश कर रही हैं अपने 70वें जन्मदिन पर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अपने अनुभव से वो बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, 4 बार इतने बड़े राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो उन्हें, उनकी अपनी एक दृष्टि है कि उन्हें क्या करना चाहिए राजनीति में आगे, और जनता का समर्थन पहले की तरह पाने के लिए क्या करना चाहिए, वो बहुत अच्छी तरह समझती हैं। और जो उन्होंने आज जो बयान दिया, या इससे पहले भी जो उन्होंने जो एक्शंस लिए या जो भी नारे बनाए, वो उनकी एक दृष्टि है कि किस तरीके से एक ऐसे वर्ग को जोड़ा जाए जो उनके साथ खड़े होने को तैयार है और जिसके साथ आने से उनका लाभ है। देखिए, राजनीति में सभी लोग, ये कोई भी पार्टी हो, वो यही देखती है कि आखिर किन किन लोगों को जोड़ा जाए। वैसे मेरा मानना है कि राजनीति को इस तरह से होनी चाहिए कि वो सभी लोगों के लिए हो, जैसा कि बसपा का वैसे वो भी एक सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय उनका नारा है। लेकिन काम ऐसा होना चाहिए कि जो सबको लाभ दे। लेकिन होता क्या है कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं इसको कहूंगा कि हमारे देश प्रदेश की राजनीति जो है वो केंद्रित हो गई है सिर्फ जातियों के समूहों में। ये इससे हटकर ये करना चाहिए, और ये अगड़ा पिछड़ा और ये जैसे कहते हैं ये वंचित, और ये देखिए हमारे समाज की एक बहुत बड़ी वो सच्चाई है कि एक वर्ग जो है ऐतिहासिक रूप से बहुत पीछे छूट गया, और उसके इतने, देखिए हमारी स्वतंत्रता को हुए 80 साल लगभग होने वाले हैं, 2-4 साल में हो जाएंगे। लेकिन हम लोग अपनी सरकारों को इस तरह नहीं चला पाए कि जो भी दूरियां थी, जो भी कमियां थी, जो भी खाई थी अगले पिछड़े की, उसको हम लोग दूर कर पाते। तो मैं तो यही सोचता हूं कि कोई भी सरकार आए, उसका सबसे पहला धर्म ये बनता है कि वो इन सब चीजों को, दूरियों कमियों को दूर करे। और देखिए, मुझे मौका मिला था, जो बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी 2007 से 11, मुझे कुछ वर्षों तक उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैंने ये देखा कि ये बिल्कुल जिसे कहते हैं, इनके शासन में एक अच्छी बात थी कि ये एक तो अपराधियों से बहुत दूर रही, ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है, और कानून व्यवस्था की दृष्टि से बहुत अच्छा काम हुआ था, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन कुछ कमियां भी रही होंगी, क्योंकि जनता ने जब अगर आपको समर्थन नहीं दिया 2012 में, तो कुछ कमियां जरूर रही होंगी। तो मुझे हमेशा लगता है कि जीवन यही है कि अपनी कमियों को देखिए, उसको दूर करिए, और ऐसा काम करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ खड़े हो। इस दृष्टि से जो बहन जी ने जो ये समय जो ये किया है, और जो अपने बर्थडे के दिन जो है जो एक बयान दिया है, मैंने भी पढ़ा उसको, कि मैं चाहते हैं कि वो जो है ब्राह्मण वर्ग के साथ आए, तो ये वो एक स्वागत योग्य कदम है। और इसका कितना प्रभाव पड़ेगा तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक बात, चूंकि उनको एक अनुभव है ब्राह्मण वर्ग को साथ लेकर, और बाकी और काफी वर्ग उनके साथ थे। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि अकेले उनकी सरकार 2007 में सिर्फ अनुसूचित जाति और शेड्यूल कास्ट या ब्राह्मणों का, बड़ी बाकी और वर्गों ने भी सब योगदान दिया था, और कोई भी बहुमत की सरकार मुझे सरकार नहीं थी, लगता। बहुमत की सरकार थी।
बहुमत की बहुमत सरकार की तो सरकार अकेले थी। 1-2 वर्ग से आ नहीं सकती है। बहुत लोगों ने उनका समर्थन किया था। और देखिए, आप भी मानते होंगे विद्यार्थी जी कि लोग चाहते हैं अपनी जिसे कहते हैं अपनी बढ़ोतरी चाहते हैं, अपना स्वार्थ देखना चाहते हैं कि हमारे लिए जो भी सरकार आए करे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हर सरकार की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा वर्गों को जोड़े। किसी को दूर करके आप राजनीति कैसे कर सकते हो, ये मुझे समझ नहीं आता कि कोई एक जात की सरकार पक्ष करने लगती है, दूसरे को दूर करने लगती है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं मानता हूं कि आपने जैसा कहा कि ये बहन जी ने ये सोचा कि भाई ये अपने वर्ग के साथ जो है और भी वर्गों को जोड़ा जाए, तो उसमें ब्राह्मणों को भी उन्होंने आगे आने का एक न्योता दिया है। एक बार सुन लेते हैं सर कि वो आज उन्होंने क्या कहा, छोटी-सी उनकी क्लिप जो है, आज काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और आज दिन भर बड़ी वायरल रही उनकी ये जो बाइट है, उनका जो बयान है। ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। और इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी इस चाहत जरूर पूरी की जाएगी। तो ये उनका स्टेटमेंट जो आज दिन भर बड़ा वायरल रहा और खासतौर पर उस दौर में जब एक्चुअली ब्राह्मण पॉलिटिक्स की बात हो गई। अब ये चाहे अनचाहे पर ब्राह्मण विधायक कुछ बैठे, उन्होंने कुछ भोजन जलपान किया, फिर उनके नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष आए थे, वो कुर्मी वर्ग से आए थे, उनको इसलिए बनाया गया था क्योंकि कुर्मी वर्ग का वोट जो है बीजेपी को चाहिए था। अब वो जोश में आ गया, उन्होंने उसकी आलोचना कर दी। सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थित और एनडीए समर्थक इन्फ्लुएंसर्स ने ही जो है बैंड बजा दी, उन्होंने पूरे दिन उसको ट्रेंड कर दिया और उसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी को डिफेंसिव मोड में आना पड़ा। अब चूंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो उसने भी अपनी झोली फैलाई कि भाई आइए हमारे साथ वोट करिए, क्योंकि सबको मालूम है कि ब्राह्मण सिर्फ वोट नहीं है, आप चाहे बाकी सारी चीजें हो, पर जो एनालिसिस जब आप करते हैं, अब आप भी रिटायर हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जो पाबंदियां रहती हैं सर्विस में रहने के नाते, बोलने के लिए, तमाम सारी चीजों के लिए, पर आप भी विश्लेषण करते होंगे तो ये बात समझ में आती होगी कि सिर्फ वोट बैंक नहीं है, एक तरीके से इन्फ्लुएंसिव वोट बैंक है जो एक प्रभाव बनाता है, उसको समाज में एक तरीके का ऐसा उस तालमेल है उसका समाज के अलग दूसरी कम्युनिटीज के साथ, दूसरे अलग अलग सेक्शंस के साथ, कि सेक्शंस उसके साथ जुड़ते हैं। वो जो बात यहाँ मायावती कह रही हैं कि भाई बाटी चोखा मत खाने जाइए, मान सम्मान यहाँ मिलने वाला है, ये बात समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई बाबू तो बाटी चोखा की दावत भी दे आए और वो एक दावत हो गई जो फेल हो गई। तो ये जो कोशिश हो रही है ब्राह्मण को लेकर के, शायद इसलिए भी हो रही है क्योंकि अलग अलग पार्टियों की जब सरकारें आ रही है तो ये देखने को मिल रहा है कि आप ब्यूरोक्रेसी में भी देख रहे होंगे कि फलानी जाति जो है उसका ग्राफ बढ़ जाता है, उसको प्रभाव मिलने लगता है, एक ही जाति के अफसर, एक ही जाति के नेता, उनका असर काफी दिखाई पड़ने लगता है। और ये लगातार हमने देखा, मतलब वो चाहे बीएसपी की भी सरकार रही या फिर समाजवादी पार्टी की या बीजेपी की सरकार है, क्या ये चीजें जो है वो इस स्थिति में लाने के लिए मजबूर करती है कि ये फैक्टर्स काम करने लगते हैं, वो चाहे किसी भी जाति का हो? देखिए, जो आप कह रहे हैं वो एक तरह से यथार्थ है। और यही स्थिति जो है बहुत वर्षों से हमारे यहाँ चली आ रही है, हमारे प्रदेश में भी और देश में के भी अन्य राज्यों में भी होगी, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं कह सकता कि वर्चस्व जब कभी भी किसी कोई एक पर्टिकुलर सरकार आती है तो उसका झुकाव कुछ जाति विशेष की तरफ हो जाता है, फिर उसके ही अधिकारी आगे दिखते हैं, बाकी सब पीछे हो जाते हैं। तो ये एक जैसे कहते हैं असंतोष, ये बिल्कुल दिखता है। और सभी देखिए, जो भी स्थिति है आज की, उससे वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूं, क्योंकि आज सरकार का काम है, जब आप सत्ता आपको मिल गई, जनता के समर्थन से आपने सरकार बना ली, तो फिर आपको जात पात में ये नहीं पड़ना चाहिए कि आपको ये देखना चाहिए कौन काम कर सकता है, कौन जनता के
नीतियों, आपकी नीतियों को जनता तक ठीक से पहुंचा सकता है, कौन ईमानदारी से काम कर सकता है, कौन परिश्रम से काम कर सकता है, कौन नियत से काम करता है। लेकिन एक ये बढ़ गई, तो जो आपका कहना है वो मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि ये ऐसी स्थितियां बनती रहती हैं। और इस दृष्टि से हर सरकार के आने पर एक वर्ग विशेष के अधिकारियों का वर्चस्व हो जाता है, ये यथार्थ है, इसके बारे में कुछ छिपा नहीं हुआ है। और ये बातें हम लोग जब सर्विस में थे तो भी ये बात खुल के होती थी कि भाई ये ऐसा चल रहा है, तो ये उचित नहीं कहा जा सकता। जहां तक आपने जो कहा है कि वो जो बहन जी का जो बयान है, जो देखिए वो बयान बहुत साफ है कि भाई आप एक वर्ग के रूप में आपको शायद इस समय सम्मान नहीं मिल रहा, तो आइए हमारे साथ, हम आपको सम्मान देंगे। और चूंकि ब्राह्मण वर्ग को एक पिछली सरकार में इनको सत्ता में भागीदारी मिली थी, ये यथार्थ है, ये सच है कि काफी लोग काफी पदों पर बैठे थे और उनकी सुनी भी जाती थी। तो उस दृष्टि से इनका जो अपील है ये ब्राह्मण वर्ग की तरफ, वो बहुत सी, जैसे कहते हैं, बड़ी सामान्य सी बात है और जायज है, और इसका जरूर असर पड़ेगा। बिल्कुल मैं इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि अगर मायावती बहन जी जैसी बड़ी नेता ने, जिन्होंने एक बार ब्राह्मण वर्ग को लेकर एक सत्ता में जो भागीदारी दी थी, तो अगर वो कह रही हैं इस तरह से, तो उसका असर तो जरूर पड़ेगा। नहीं बस सर, आप मतलब आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से अगर मैं आपके जानना चाहूँ कि आपको ये दिखाई पड़ा, मतलब एक वो कभी ऐसा भी दौर या कोई ऐसा अनुभव जब ब्राह्मण होने की वजह से आपकी उपेक्षा हो गई हो, और कभी ऐसा भी कि आप ब्राह्मण हैं तो भी आदमी ने माना हो कि यार नहीं, मतलब ब्राह्मण है ठीक है लेकिन कॉम्पिटेंट ऑफिसर है तो इनको इस्तेमाल करना चाहिए। ये दोनों अनुभव अगर आपके साथ हुए हो तो वो भी बता दीजिए। नहीं, ये तो बिल्कुल इस हमारे उत्तर प्रदेश का खासकर ये बिल्कुल यथार्थ रहा है कि आपको अपनी जाति विशेष के कारण खमियाजा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है एकदम, इसमें किसी कोई लाग लपेट की जरूरत ही नहीं। तो मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, मैं मेरे साथ भी हुआ, सभी के साथ होता है। ये कोई मेरे लिए नहीं है कि मैं ब्राह्मण वर्ग का हूँ इसलिए मेरे ना, ऐसा नहीं। बाकी जातियों, कभी दूसरी सरकार बदली तो आपके एक वर्ग विशेष के लोग सब ऊपर बैठ गए, बाकी लोग नीचे चले गए। एक सरकार के साथ जिन्होंने काम किया है उन्हें नीचे डाल दिया जाता था, बाकी लोग ऊपर चले जाते थे। तो ये तो यही तो मैंने आपसे पहले कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि सरकार के तंत्र के रूप में देखिए, जो ब्यूरोक्रेसी उसका औजार है, उससे उससे क्या दुश्मनी। आपको तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। जो भी उसमें अच्छा काम करने वाला हो, जो भी ईमानदार हो, जो भी समर्थ हो, उसको आपको लाना चाहिए। आप ही की सरकार की मदद होती है, क्योंकि जब आपकी नीतियां, आपके जैसे कहते हैं जो निर्णय, वो ईमानदारी से नीचे तक अगर प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, चलाए जाएंगे, तो फायदा किसको होगा? जनता को। किसका फायदा मिलेगा? जनता को फायदा मिलेगा, तो सरकार को मिलेगा, क्योंकि अधिकारी तो वोट मांगता नहीं है, वो तो अपना काम करता है, वेतन पाता है, घर जाता है। आपको उसका फायदा मिलेगा कि आपकी सरकार प्रभावी होगी। प्रभावी सरकार का क्या मतलब है? थाने ठीक चलने लगे, ब्लॉकों में रिश्वतखोरी बंद हो जाए, तहसीलों में रिश्वतखोरी बंद हो जाए, सप्लाई का जो सामान है वो ठीक से मिलने लगे, स्कूल ठीक से चलने लगे, अस्पताल ठीक से चलने लगे। ये सब चलाने के लिए तो तंत्र बना हुआ है। अब इस तंत्र में आप जात देख कर बैठाएंगे तो आप अपना बंटाधार कर लेंगे, और सब सरकारों ने यही किया। आपको बता दूं, जो अगर किसी सरकार की, जो वर्तमान सरकार हो, पहले सरकार हो, देखिए जनता क्यों रिजेक्ट कर देती है? इसीलिए कर देती है, आप करते नहीं ठीक से काम। तो जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ, और मेरे साथ नहीं, जितने लोग आज सेवा में कार्यरत है, सबका यही अनुभव मिलेगा आपको कि जो सरकारें बदली तो खामियाजा इसलिए भी भुगतना पड़ा क्योंकि आपने तो अपनी बिरादरी, यानी जो आईएस बिरादरी से कहते हैं आई एम सेफ में ही आपने जो है ऐलान जंग का एक तरीके से ऐलान कर दिया, और वहां पर ही आप भ्रष्ट अफसर ढूंढने निकल गए। अब ये काम तो आजकल आई एम सेफ इसीलिए कहते हैं कि वो एक दूसरे को सेव करते हैं, और आप तो उसमें ही आपने कमी निकाल दी, और उसका खामियाजा ये हुआ कि खास तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार में तो आपको या तो साइड लाइन रखा गया, या तो आपके खिलाफ जांचें खोज करके निकाली गई। ये तो हुआ है आपके साथ। देखिए, यही मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, ऐसा हुआ कि आपने जांच कराया। भाई, अगर मैंने गलत कुछ नहीं किया तो आपकी जांच कराने से कुछ होगा तो है नहीं। आप करा लो जांच। देखिए, मुझे तो जांच की प्रक्रिया में हमेशा ये मैं कहता रहा, मैं कभी जांच से इसलिए नहीं घबराता था कि भाई अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे जरूर दंडित कर दो, ये तो नियम है, देश का कानून है। मैंने गलत नहीं किया तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। वही हुआ, आपने सारी जांचें करा ली, नहीं हुआ ये। लेकिन इसको कराने से आपका फायदा नहीं हुआ, आपको नुकसान हो गया। जो भी सरकार थी, जो भी थी, उसका नुकसान हुआ। क्यों? उसने अपनी श्रम और शक्ति व्यर्थ की, एक तो। दूसरा, उसे एक मैसेज दिया कि उसे ईमानदारी से लेना देना नहीं है,
उसे लेना देना ये है कि आप जो है उसके कहने पे करते कि नहीं। मैं आपसे बताऊं, मैं मुख्यमंत्री थे, उनकी बैठक में, मैं नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि मेरा कोई किसी के प्रति कोई वो नहीं, असम्मान व्यक्त करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कहूंगा। एक बार एक बैठक में उन्होंने IAS एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेंबर था, तो मैं भी गया था उस बैठक में। तो उसमें उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि भाई देखिए, ऐसा है कि हम लोग इतनी मेहनत से चुनाव जीत कर आते हैं और हम लोग पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन नीचे ठीक से काम नहीं होता, इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो हम लोग को गालियां खाना पड़ता है। भाई काम क्यों नहीं हो रहा है, ठीक से काम क्यों नहीं हो रहा है? तो जो बाकी लोग बैठे, जैसा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी की आदत है मीठा मीठा बोलने की और नाराज न करने की, ऐसे बोल रहे थे, हाँ साहब ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने भी हाथ उठाया, मैंने कहा साहब ऐसा मुझे भी कुछ करना। उन्होंने कहा बताइए। हमने कहा साहब देखिए, समस्या सिर्फ एक है, समस्या एक ये है कि जिस दिन हम लोग इज्जत देने लगेंगे कर्मठ और ईमानदार लोगों को, तो काम ठीक हो जाएगा। क्या कैसे? हमने कहा सब दुर्भाग्य का, आप बुरा मत मानिए, सब दुर्भाग्य आज का क्या है जिसके लिए आपको ये दुख हो रहा है? आज का दुर्भाग्य ये है कि जो जितना बड़ा बेईमान है वो उतने ऊंचे पद पे बैठा दिया आपने। बस ये सुनते ही वो कुर्सी से उछल पड़े और कहने लगे, रे भाई आपने क्या किया? साहब ये सच यथार्थ है, आपने मैसेज कर दिया। अब आप ये बताइए, अगर आप बेईमान लोगों को प्रेशर देंगे, ये पुरानी बात हो गई, 20 साल से ज्यादा हो गया, आप प्रेशर देंगे तो नीचे मैसेज क्या जाएगा? लोग फिर ईमानदारी करेंगे कि बेईमानी करेंगे? उस कहेंगे भाई पुरस्कृत कौन होता है? पुरस्कृत वो होता है जो बेईमान है। तो बाकी लोगों को क्या मैसेज आपने दिया? फिर कानून की बात कौन करेगा? ये सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती है। तो मेरा तो सत्ता में बैठे लोगों से हमेशा मैं कहता हूं, भाई आप लोगों को दिक्कत क्या? भाई एक बार जनता ने आपको समर्थन दे दिया, आप ऊपर बैठ गए, अब तो कम से कम कानून देश का चला दो। देखिए मैं आपसे बताऊं, मैं इस चीज को हजारों बार कह चुका हूं, हमारे देश के नेताओं की सबसे बड़ी कमी एक है, वो जब तक सत्ता में नहीं रहते तब तक संविधान की धाराओं की माला जपते हैं। संविधान की धारा क्या है? जिसको बहुमत मिले उसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उसकी सत्ता आनी चाहिए। ये बात उन्हें बहुत पसंद है, क्योंकि इसी के कारण सामान्य लोग भी इस देश के, प्रदेश के सर्वोच्च पदों बैठे। यही इस देश के संविधान की खूबसूरती है। लेकिन संविधान में ये भी लिखा है कि रिश्वतखोर को दूर करो, रिश्वतखोरों को दंडित करो, बेईमानों को सेवा से बाहर करो। इसमें उन्हें बिल्कुल रुचि नहीं। जैसे आते कहते नहीं, मेरी मर्जी का काम करो, मैं जो कहूं वो करो, कानून मुझे बता दूं। मैं आपसे बता दूं, कितने नेताओं और मुख्यमंत्रियों को मैंने कहते सुना खुद, अरे भैया आप हमें कानून बता रहे हैं, अरे छोड़िए, मैं जो कह रहा हूं करिए। तो हमने कहा साहब ऐसा, आप कानून के प्रोडक्ट है, कानून के कारण आप बैठे वहां, उसी कानून को आप कहते हैं नहीं नहीं, नहीं मेरा भैया एक कानून मानो कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो है वो बहुमत वाला बनेगा, ये कानून जरूर मानो। बाकी कानून मत मानना कि लोगों के साथ वो नहीं होना चाहिए, दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसी वो लोगों के साथ जो है गलत, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनकी गलत बात नहीं सुनी जानी चाहिए, हर सही चीज को हो जाना चाहिए, अब बेईमान को दंडित किया जाना चाहिए, ईमानदार को पुरस्कृत किया जाना। ये सब कानून है, नियम है। मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैंने थोड़ी बनाया, ये तो बना हुआ है। मैंने एक बार मुझे जब, जैसे आपने खुद ही बताया कि सरकारें मुझे हमेशा दंडित कर देती थी, मुझे एक बार आरोप पत्र दिया गया कि आपने आदेश सरकार का नहीं माना। सरकार का आदेश नहीं माना, मैंने नहीं माना था, तो मैंने गलत आदेश था चूंकि से मैंने नहीं माना। मैंने कहा, लिख के कहा, साहब आप गलत बात कह रहे हो, आप कह रहे हो कि जो है अनावश्यक रूप से किसी अधिकारी को दंडित इसलिए कर दिया जाएगा कि आपके पार्टी के लोगों को से बात नहीं सुनी, तो साहब तो दंडित मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने मुझे दंडित करके कहा कि भाई ये बताओ आपने सरकार का आदेश क्यों नहीं माना? तो मैंने यही कहा, उन्होंने कहा साहब ऐसा है, आपकी जो नीति है वो ये है कि ईमानदारी से काम किया जाए, गलत काम नहीं होना चाहिए, नियम परक काम होने चाहिए, नियम से इतर कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन आप चाहते क्या है कि हमारे नेताओं की बात सुनी जाए, हमारी पार्टी के लोगों को सुनी जाए। हमने कहा साहब कैसे सुन ले, बताइए आप, अगर वो कुछ गलत कह रहे तो नहीं करेंगे हम। तो हमने मैंने लिख के दिया, सरकार में वो पड़ा हुआ है, कागज पड़ा हुआ है, मैंने लिख के दिया कि साहब ऐसा करिए, आप अपने नियमों में एक संशोधन कर दीजिए। संशोधन ये करिए कि भाई ऐसा है कि सभी अधिकारियों से अपेक्षा है कि वो नियम के अनुसार काम करें, ईमानदारी करें, फला करें। लेकिन अगर पार्टी के विधायक, सांसद, अध्यक्ष, फला लोग अगर कोई काम कहे तो कर दिया जाए, चाहे गलत हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कहते हैं कि नियम परक और चाहते हैं कि आपके पार्टी के लोग की सुनी जाए। क्या सुनी जाए बताइए? सही तो सुनी जा सकती है। तो विद्यार्थी जी सब गड़बड़ हो गया है। तो इस दृष्टि से मैं जो कहना चाहता हूं मोटे तौर बात, कि हम सरकारों को जब भी सत्ता में, देखिए आप
जनता के बीच में जाएं, देखिए समर्थन मैं करने में। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपका चूंकि अनुभव है इस बात को लेकर के, और ब्राह्मण पॉलिटिक्स पे तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, पर इसके इतर ये भी देखना जरूरी है कि ब्राह्मण अधिकारियों के साथ क्या हुआ। आप ब्राह्मण अधिकारी के साथ साथ ईमानदार अधिकारी थे ना। मैं इसीलिए सवाल बनता है, देखिए क्या होता है, नेताओं का एक वंशावली बनाई जाती है कि नेता फलाना ये हुआ, फिर उनके बेटे ये हुए, उनके नाती पोते चाचा भतीजे ऐसे हुए, और अलग अलग सब पार्टियां दावा करती हैं कि हम परिवारवाद नहीं चलाते, और अंत में फिर परिवार पर ही भरोसा करती है। देखिए एक आपका भी परिवार है, सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज, ये भी बना दिया तो किसी नेता से छोटी नहीं मिलेगी, शायद बड़ी ही मिल जाएगी। लेकिन और ये डर होता है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश के डीजी रहे हुए अफसर थे, और बहुत अच्छे अफसर थे। मैं उनसे बहुत मिलता था, अच्छे अफसर थे। मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा-ऐसा है, यार मेरा बेटा जो है वो न आईपीएस ऑफिसर है, उसकी फलाने जगह पोस्टिंग है। मैं मुझसे ज़रा सरकार के बारे में बहुत आलोचनात्मक मत पूछना, थोड़ा-सा मुझे। तो मैंने कहा आपको क्या डर, आप तो रिटायर हो गए, बेटा नौकरी अपनी करेगा। अरे नहीं, कहे समझा करो थोड़ा। तो ये जो तो आपके लिए तो ये और मुसीबत रही होगी। पर मैं ये सोचता हूँ तो मुझे थोड़ी हैरानी होती है कि बहन जी ने आपका सिलेक्शन कैसे किया? तब जब उसके पैरेलली वो कुछ और लोगों का ऐसा सिलेक्शन उन्होंने कर लिया था जो उनके लिए मुसीबत थे। जो एक्चुअली भ्रष्ट भी दिखे, साबित भी हुए, बहुत सारी कहानियाँ, किस्से उनके नाम के साथ रहे। पर विजय शंकर पांडे का सिलेक्शन मायावती ने क्यों किया अपर कैबिनेट सचिव के तौर पर? ना कैबिनेट सचिव का पद कभी था उत्तर प्रदेश में, ना अपर कैबिनेट सचिव का भी कोई पद नहीं था। आपके लिए एक पद सृजित किया उन्होंने। ये क्यों किया, और आप पर भरोसा जो कि पहले से ही अपने कैडर के अफसरों के लिए मुसीबत बना हुआ था? देखिए विद्यार्थी जी, इस प्रश्न का उत्तर तो बहन मायावती जी दे सकती हैं कि उन्होंने मुझे क्यों चुना था। किसका मैं उत्तर कैसे दे सकता हूँ? मैं तो एक अधिकारी था, मुझे उन्होंने आदेश दिया कि आप फला जगह काम करिए, मैं वहां काम करने लगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं मेरे पूरे कार्यकाल के दौरान मुझे उनके साथ काम करने में कभी कोई दिक्कत इससे नहीं आई, क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझ पर कुछ भी गलत करने का कभी नहीं कहा। वो मेरे स्वभाव जानती थी, या जो भी उनकी वो बहुत बड़ी नेता हैं, उनको बहुत अच्छी समझ है उनकी व्यक्तियों के बारे में। मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, और उन्होंने जैसे कहते हैं कि अधिकारी के रूप में मेरा पूरा सम्मान रखा। मुझे इससे ज्यादा और कुछ चाहिए क्या नहीं था, हुआ था क्योंकि मैं वो वाकया भी एक बार मैंने आपसे ऐसे सुना था। मैं चाहता हूँ कि इसको हम चूंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, क्या हुआ था जब उन्होंने आपको बुला के क्या कहा था, जब पहली बार आपको जिम्मेदारी दी थी? लखनऊ के मंडलायुक्त बनाया था शायद आपको। जी 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 देखिए उन्होंने मैं मंडलायुक्त था, तो उस समय जो स्मारकों के काम भी चल रहे थे, बाकी चीजें चल रही, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि देखिए मैं आपसे आपसे अपेक्षा कर रही हूँ कि आप जितने भी ये स्मारकों के निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसमें ये देखिए कि ये इसमें कोई बेईमानी ना होने पाए, और इसको जो है अच्छी तरीके से काम चले, और अब कोई भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल उससे करिए। तो मुझे जब तक कुछ समय तक ही मैं था वहां पर कमिश्नर के रूप में, 1 साल करीब से थोड़ी ज्यादा समय तक था, तो मुझसे जो भी बन पड़ा मैंने किया। हो सकता है उन्हें ये बात पसंद आई हो, और उन्होंने फिर मुझे और आगे काम करने का मौका दिया। देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहन जी के साथ काम करने में मुझे बिल्कुल लेश मात्र भी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, और मैं जो भी मुझे कहना होता था, मैंने बड़ी जिसे कहते हैं आदर पूर्वक उनको सब कुछ बताया जो मेरे सही लगता था मुझे। और उन्होंने मुझे कहते बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने लगभग अधिकांश चीजें बिल्कुल स्वीकार की, उन्हें मानी। इसलिए इस दृष्टि से जब कभी कभी लोग कहते हैं कि जो एक इम्प्रेशन जो है कि वो बहन जी का जो है वो मुझसे बहुत अधिकारी बात नहीं कर पाते थे, वो सुनती नहीं थी, ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा अपना अनुभव यह है कि मुझे जो भी कहना था, मैंने बड़े आदर पूर्वक, क्योंकि मुख्यमंत्री थी वो, आदर पूर्वक उनसे जो भी कहा उस पर उन्होंने विचार किया और बिल्कुल स्वीकार किया। और मुझे बिल्कुल इस बात का बड़ा वो संतोष सवाल है लोग इसलिए कि पूछते होंगे कि उनके इर्द-गिर्द भई जैसे बाकी मुख्यमंत्रियों के इर्द-गिर्द उनकी उनकी जाति से, उनके समुदाय से जुड़े हुए लोगों की एक पूरी चेन होती है। वो उनके इर्द-गिर्द भी थी। हमने देखा है, मतलब फतेह बहादुर सिंह हो, अनिल संत हो, बहुत सारे ऑफिसर्स, कितने के नाम मैं आपको गिनाऊँ, नेतराम हो, जाने कितने ऑफिसर दिखाई पड़ते थे। पर मैं इसीलिए ये मन में हमेशा तब भी एक कौतूहल था पत्रकार के नाते, हालाँकि बहुत सारी चीज़ें धीरे-धीरे हम लोग जानते ही थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दर्शकों के लिए भी ये जानना दिलचस्प है कि वो जैसे वो कहते थे ना कि वहां पर सब सावधान की मुद्रा में खड़ा रहते थे। वो विजय शंकर पांडे जिनको लोग जानते हैं, वो तो मतलब बवाली अफसर थे। वो बवाली अफसर को बहन जी ने कैसे अब्जॉर्ब कर लिया अपने सिस्टम में, ये समझना थोड़ा सा जरूर दर्शक चाहेंगे। देखिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो भी राजनेता कुछ अच्छा करना चाहता है, उसे अच्छे लोगों की बहुत जरूरत रहती है।
क्योंकि उन्हें कोई सच बात बताए। देखिए ऐसा है कि मुझे मेरा जो अनुभव, मुझे पहले भी वीर बहादुर सिंह जी, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी, उनके साथ काम करने का मौका मिला। तब आप लोग शायद बहुत छोटे रहे होंगे, ये बात जी। सन 85 से 88 की बात है, 87 की बात है। मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने ये देखा कि जो बहुत बड़े ऊंचे पदों बैठे रहते हैं, उनके पास सच नहीं पहुंच पाता, और उनको अगर सच बताने वाला कोई मिलता है, जो बात उनको बाद में पुष्ट हो जाती है सच, तो उनको बहुत, जिसे कहते हैं, बड़ा संतोष मिलता है कि आखिर कोई तो है जो उन्हें बिना लाग लपेट के, बिना अपने पद के खोने के भय कि उनसे कुछ सच बात कहे। मुझे ये बात बिल्कुल, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि बहन मायावती जी को ये बात बिल्कुल पसंद आती थी कि मैं जो भी, जब कभी उन्होंने मुझसे किसी प्रकरण के बारे में पूछा, मैं बिना लाग लपेट के ईमानदारी से उनको सच्चाई, जैसा मैं जानता था, जैसा मैं समझता था, मैं उनको हमेशा बता देता था, और अधिकांशतः वो बात सही होती थी। तो उनको ये बात संतोष था कि अगर कोई बात है, सही बात है, तो वो ये कह देंगे। और देखिए, मैं आपको बताऊं, सच्चाई से सिर्फ सत्ता का फायदा होता है, और झूठ से उसका ही नुकसान होता है। देखिए, जितने भी लोग आपने नाम गिनाए, उनके जो भी कमियां उनकी रही होंगी, देखिए अंत में नुकसान किसका हुआ? नुकसान राजनेता का होता है। उनका किसी कुछ नहीं हुआ, सब आराम से पेंशन के साथ रिटायर हुए। एक चीज बताइए ना सर, अक्सर आप तो बहुत करीब थे सिस्टम में, अक्सर ये देखने को मिलता है कि खासतौर पर ब्यूरोक्रेसी जो है वो चाहे स्टेट एलआईयू के माध्यम से, या सो कॉल्ड जिनकी दिल्ली और लखनऊ में सरकार होती है, वो आईबी के माध्यम से, ब्यूरोक्रेसी लीडर को ये बताने की कोशिश करती है कि भाई चुनाव तो आप जीत रहे हैं। आपके साथ भी एक अफसर थे, वो किसी और मुख्यमंत्री के साथ जब थे, तो उन्होंने उनको भी बहुमत दिला दिया था, और उनको भरोसा नहीं था, उनको पहले उनको भरोसा नहीं था, लेकिन चूंकि वो अफसर कह रहे थे और कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके थे, तो उन्होंने उनकी बात मान ली, और उनकी बात मान के दिल्ली का ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया। वो मुख्यमंत्री बने रहे, चुनाव में चले गए, पार्टी हार गई, वो खुद हार गए, और दिल्ली जाने में उनको 2 साल 2.5 साल का वक्त लग गया। तो ये होता था, ये क्या कैसे करते थे चमत्कार अफसर लोग? देखिए, ये फिर वही वही उसी कवि की बात है, बेईमानी है ये, और झूठ है, और वो अपने स्वार्थ के लिए होता है। देखिए, कोई भी आदमी अगर झूठ पर आधारित है, और उसकी निष्ठा जो है वो नहीं, साफ नहीं है, तो किसी भी तरीके से अपना स्वार्थ देखता है, और उस अपने स्वार्थ को देखते हुए वो जिसके जो सरकार, सत्ता जिसके, देखिए हम लोग स्टेट के लिए काम करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करते। तो जिस राज्य की सत्ता, क्योंकि राज्य की सत्ता से ही प्रदेश की जनता का भला होता है, क्योंकि प्रदेश की जनता अपना वोट देकर सारे अधिकार अपने दे देता है कि भाई देखो, तुम्हें हमने बैठा दिया, तुम हमारा भला करो। तो जब कभी भी राज सत्ता के साथ झूठ बोला जाएगा, तो जनता का नुकसान होता है, और उस नेता का नुकसान होता है। भाई अधिकारियों का कुछ नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो तो अंत में एक आया, दूसरा, एक गया, दूसरा आ गया, उसके साथ जुट जाते। आपने देखा कि जो लोग एक मुख्यमंत्री के बड़े निकट थे, वो दूसरे के भी बड़े निकट थे, वो तीसरे के बड़े निकट थे, और फिर ऊपर भी जाके भी निकट हो गए। कहने का मेरा मतलब है कि झूठ और जो फरेब जो है, वो हमारे ब्यूरोक्रेसी के कल्चर में घुस गया है बहुत, और अधिकांश लोग झूठ और फरेब पर काम करने, और अपनी कुर्सी, जो लोग ईमानदार हैं उनके साथ ये दिक्कत है कि वो अपनी कुर्सी को छोड़ने में डरने लगे हैं। नहीं तो इन सेवाओं में आपका कोई नुकसान नहीं होता। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि कहाँ कभी कभी होता है कि आपको खराब जगह भेज दिया था, तो खराब जगह में आपका वेतन तो कम होता नहीं। तो मैं तो आज तक समझ नहीं पाया आखिर खराब जगह जाने से घबराते क्यों। मेरे वेतन में कभी कमी नहीं हुई, चाहे मुझे खराब से खराब पद दिया गया, तो अच्छा, मुझे वेतन ही मिलना है, क्योंकि मुझे बाहर की कमाई करनी नहीं थी। तो मुझे फर्क क्या पड़ता है कि आपने मुझे अपने सर पे बैठा रखा है कि आपने मुझे एकदम गड्ढे में डाल रखा है। मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे अपने वेतन में रहने की आदत थी, और वही सरकारी नियम था। मैंने कोई एहसान तो कर नहीं रहा था। देखिए आपने तो रेशम भी विद्यार्थी जी, काटा है, मुझे ध्यान है, मैं आपने रेशम भी काटा है, रेशम विभाग में भी पोस्टिंग हुई थी एक बार आपकी। मुझे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, जुडिशियल मेंबर, मैं 5 साल लगभग वहां पे रहा हूँ। मेरे वेतन में कोई कमी नहीं हुई, तो मुझे कोई दिक्कत ही कभी नहीं हुई इस बात की। और लोग कहते थे भाई ये तो बड़ा खराब, बड़ी खराब क्या भाई, आपको वेतन मिल रहा है, आपसे काम लिया जाना चाहिए। आप क्यों चाहते हैं कि मुझसे वही काम लिया जाए जिसमें कि बड़ा लोगों का जिससे आना जाना हो, और आपको वाही लोग करें, और आपको आपकी जहां जाए तो 4 लोग आगे चल रहे, 4 लोग पीछे चल। ये तो हम लोग का काम नहीं है। सीधी सीधी नौकरी में आप हैं, आपको सरकार वेतन देती है, आपसे काम कहती है ये करो, आपसे कहती है कोई काम ना करो, मत करिए। भाई काम नहीं है तो नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो खाली बैठा रहूंगा। लेकिन मेरी नहीं, कोई पर शिकायत कभी सरकार से नहीं रही।
और क्या रिटायरमेंट के बाद आपकी बहन जी से मुलाकात हुई? मतलब नौकरी में रहे होंगे तो मुझे मालूम है आपका नेचर, आप नहीं शायद उनके पास गए होंगे, पर रिटायरमेंट के बाद आपकी जी, मुलाकात हुई बहन जी से? मेरी बहन जी से मुलाकात हुई और उनसे बात भी हुई। देखिए ऐसा उनका वो बहुत जैसे कहते हैं, मैं व्यक्तिगत मेरे अनुभव है, वो बहुत सम्मान से और बड़े प्रेम से बात करती हैं वो। ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो शायद आप कुछ गिने-चुने चेहरे होंगे जो इस परसेप्शन के साथ उनके साथ हैं, कि बहुत सारे लोग तो आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी तो खौफ खाती थी उनके नाम से, उनके तेवर से, वो किसी दौरे पर चली जाएँ तो और बवाल मच जाता था। और आज भी वो परसेप्शन, पार्टी इतनी कमज़ोर है, नंबर्स नहीं है, राज्यसभा में उनके संख्या 0 होने जा रही, लोकसभा में पहले से 0 है, विधान परिषद में नहीं है, एक विधानसभा में है। फिर भी बहन जी का तेवर अंदाज़ तो मतलब वो उसी तरीके से जैसे आज से 15 साल 20 साल पहले पॉलिटिकली देखने को मिलता था। लेकिन अब जब वो ये एफर्ट कर रही हैं, 70 इयर्स की हो गई, 70 साल की हो गई मायावती जी, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे पॉलिटिकल मूव, चूँकि ठीक है कि आपको ये लगता है कि पॉलिटिशियन का काम है, पर अब आप भी तो राजनीति में आ गए, आपने भी तो अपनी पार्टी-वार्टी बना ली जी, थी, जी, सब कर बिल्कुल, लिया था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। राजनीतिक तौर पर आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा, कि अब जब वो कहती हैं कि एकला चलो, अकेले चलना है और ये गठबंधन का दौर है, एकदम बाइपोलर पॉलिटिक्स चलती है और उसमें अगर आप किसी एक ध्रुव में नहीं होंगे, तो आपको जनता नकार देती है, वो बार-बार उनके साथ हो रहा है, फिर भी वो कहती हैं कि एकला चलो। आपको लगता है ये सही रास्ता है? या पॉलिटिकली आप उनको क्या एडवाइस करेंगे या आप क्या करते हैं? देखिए मैं उनकी तुलना में मेरे पास राजनीतिक अनुभव कुछ भी नहीं है और उनका बहुत बड़ा अनुभव है, इसलिए वो जो भी राजनीतिक निर्णय लेती है उसमें मैं क्या एडवाइस करूंगा। और वो बहुत समझदार हैं, जो एक इस देश में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनना, ये बहुत कमाल की बात है और जिसे कहते हैं अजूबा है और बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिला होगा। तो मैं आपसे विद्यार्थी यही कह सकता हूँ कि मैं उन्हें क्या सलाह दूंगा। वो अपनी राजनीति को बहुत अच्छी तरह जानती हैं और वो अच्छी तरह जानती है कि क्या करना चाहिए। एक ही चीज़ है, जो राजनीति सिर्फ़ एक चीज़ है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना, उनके मन में अपनी नीतियों के प्रति विश्वास पैदा करना और उस विश्वास को वोट में कन्वर्ट करके सत्ता पाना। क्योंकि अंत में आप कुछ तभी कर पाएँगे जब आपके पास शक्ति हो। बिना शक्ति के आप कुछ नहीं कर सकते और इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर जाने की इच्छा रखता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों के जीवन में बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास शक्ति ताकत होनी चाहिए। सड़क पे खड़े होकर वो बयान देना और वो करना भी अपना एक पर्पस सिद्ध करता है कि लोगों को, जनमानस को जगाता है और लोगों के मन में भाव पैदा करता है। लेकिन उसके साथ ही साथ अंत में देश का संविधान यही कहता है कि भाई जनता की जो अल्टीमेट सेवा है वो राजनीति के माध्यम से करने का माध्यम संविधान ने बना रखा है। तो मैं ये हमेशा कहूंगा कि भाई बहन जी को अपना रास्ता क्या करना है उन्हें अच्छी तरह पता है। भाई इतना ही है कि उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना पड़ेगा। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत, मतलब मैं उनकी तरफ से नहीं कह सकता क्योंकि वो अब बहुत बड़ी नेता है, मैं तो उनके नाम में कुछ भी नहीं हूँ। देखिए ऐसा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो जैसे कोलिशन जिसे कहते हैं आप, साथ में अन्य गठबंधन दल, के दौर। गठबंधन गठबंधन की जो वो सरकारें हैं कभी काम नहीं कर पाती ठीक से, क्योंकि इतनी खींचतान होती है कि उसमें कुछ भी चल नहीं पाता। और आपने देखा होगा कि गठबंधन सरकारें सब गिरी, मतलब कोई भी आपने देखे रहा होगा, मायावती जी 3 बार गठबंधन की सरकार में, तीनों जी। बार ज्यादा नहीं चल पाई और यही हालत सबके साथ हुई। तो मैं अपनी दृष्टि से जो देखता हूँ, मेरा हमेशा मानना है कि बिल्कुल उन्हें अकेले परिश्रम करना चाहिए हाँ, उनका और अभी बयान सुन रहा था उनका मैं, और उसमें वो ये कह रही थी कि अगर मैं ये काम न कर पाऊँ, किसी एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ही उनका स्टेटमेंट था कि अगर मैं आपसे वादा करूँ और आपका ये काम मैं न कर पाऊँ तो फिर ये कुर्सी काहे की? मतलब वो थोड़ा उनका तल्ख अंदाज था, ये पुराना उनका कोई बयान था, जो बयान उन्होंने कभी दिया था कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से, आपको पता है कि तीनों बार उन्होंने जी, इस्तीफा दिया झटके था। में इस्तीफा दे दिया और एक बार तो जी, चुनावी सभा के अंदर जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया और लोगों को याद शायद है मुझे। उम्मीद भी नहीं थी कि वो इस्तीफा देने जा रहे जी। देखिए ऐसा है कि वो उनका जो मैंने आज भी शायद उन्होंने बयान दिया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। तो मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि बिल्कुल ठीक है ये, और उन्हें बिल्कुल अपने बूते पे लड़ना चाहिए। जो पार्टी एक बार अपने बूते पर इस प्रदेश में सरकार बना चुकी हो, उसे इस गठबंधन की बात नहीं सोचना चाहिए।
लोगों के सामने एक एजेंडा रखना चाहिए उन्हें, और एजेंडा रखकर और अपने पूर्व के कार्यकाल की जो अच्छाइयां तो प्रदर्शित करनी चाहिए। और राजनीति में अंत में लोगों का समर्थन और लोगों का विचार ही अंत में काम करता है। हो सकता है कि जो नया कलेवर और नया तेवर बहन जी दिखा रही हैं, उससे लोग एकत्रित होंगे, उनके पीछे खड़े होंगे और उन्हें सफलता आगे जरूर मिलेगी। सवाल ये भी बनता है कि आपको क्या लगता है कि मायावती जी भविष्य में, अब चूंकि 70 साल उनकी उम्र हो गई, 70वां जन्मदिन वो मना रही थी आज। एक दौर था, आपको याद होगा 2009-10 के आसपास, जब ये चर्चा होती थी कि मायावती जी, या 8-9 के आसपास, कि प्राइम मिनिस्टर हो सकती हैं देश की। यस। आपको लगता है कि उनके पास वो क्षमता, वो उम्र बची है कि वो देश का नेतृत्व कर पाएं? एक प्रधानमंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर तो वो 4 बार रह चुकी हैं यूपी में। देखिए, मैं बिल्कुल इस पर स्पष्ट हूँ। ये उम्र 70 वर्ष की उम्र बिल्कुल कुछ नहीं है। आप देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति जो है 78 साल का है। मनमोहन सिंह जी 80 साल के थे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे। इसलिए ये वो मोदी जी भी 75 साल के हैं। मोरारजी देसाई जी जो प्रधानमंत्री बने तो बहुत उम्र के थे। तो ये 70 वर्ष की उम्र कोई उम्र नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस देश को जो है, मैं एक ये प्रयोग जरूर करेगा ये देश, जब एक महिला दलित इस देश की प्रधानमंत्री बने। इसलिए इस दृष्टि से मैं हमेशा कहूंगा कि ये आगे आने वाले समय में बिल्कुल बहन जी को परिश्रम करना चाहिए, और ये देश की जिसे कहते हैं आवश्यकता है, ये होना चाहिए। ये मेरा पर्सन। आपको कभी ऑफर नहीं दिया बीएसपी ज्वाइन करने का बहन जी ने? आप बड़े गरीब थे, राजनीति में भी आ गए। उनको छत्रपों की, उनको नेताओं की, महारथियों की तो जरूरत है, और हर कम्युनिटी कास्ट से उनको जरूरत है। आपको नहीं ऑफर किया कि विजय जी, आपने सेवा के दौरान तो भाई ठीक है, साथ में काम किया, अब पार्टी में भी आ जाओ, लोगों को जोड़ो आप, और खासतौर पर अब तो ब्राह्मणों को जोड़नी है, तो फिर उनको आपको बुला लेना चाहिए था। तो आपको नहीं ऑफर किया उन्होंने पार्टी में आने के लिए? अब ये तो बहन जी से पूछिए, वो क्या ऑफर देंगी, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। थैंक यू सर, आप इस चर्चा में आज मेरे साथ जुड़े और बहुत सारी बातों को बेबाकी से आपने रखा।